गुड़ चाहिए गुड़ चाहिए। तो आप में से ही कई लोग खड़े हो जाएंगे, बोलो कितना चाहिए। मैं कोल्हापुर जाके आता हूं, गुड़ वाले से बात करके आता हूं, हमारा गुड़ जो है हमें सफेद नहीं चाहिए, हमें तो वो वाला गुड़ चाहिए जो काला का। कोई कहेगा मैं बिहार जाके आता हूं, गुड़ वाले से बात। जहां जहां गुड़ बनने के बड़े केंद्र हैं, बिहार बहुत बड़ा केंद्र है, गन्ना होता है, कर्नाटक में बहुत गन्ना है, महाराष्ट्र तो गन्ने का सबसे बड़ा केंद्र है हिंदुस्तान में। आपका महाराष्ट्र आपके बॉर्डर पे ही है, आंध्र प्रदेश में बहुत गन्ना है, तमिलनाडु में भी गन्ना है, कई इलाके तमिलनाडु में गन्ने के। जहां जहां गन्ना होता है वहां गुड़ बन सकता है। आप गुड़ बनाने वाले को बस संपर्क कर लीजिए कि देख भाई, तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना, तू इसमें वॉशिंग पाउडर मत डालना, लगे तो 2 रुपए किलो ज्यादा ले लेना। तो वो जो 2 रुपए किलो का लालच है वो ही उसको ईमानदार बना देगा। आप ले लो उससे। वो कहता है जी मेरा गुड़ 15 रुपए किलो, आपको मैं 17 रुपए किलो ले लूंगा, तुम इसमें ये जहर मत डालना। और वो 2 रुपए किलो आपने जो ज्यादा दिया वो जिंदगी के लिए कोई घटिया सौदा नहीं है, बहुत फायदे का सौदा है। तो गुड़ बनाने वाले इस देश में आज भी हजारों की लाखों की संख्या में है, गांव गांव में है। आप उनसे संपर्क कर लीजिए और कोई एक गुड़ का केंद्र ही शुरू कर दीजिए। आपके आपस में सब लोगों को, जितने कम से कम 500-700 लोग यहां बैठे हैं, इतने घरों के लिए गुड़ आ सकता है, जरूरत के हिसाब से आपको उपलब्ध हो सकता है। तो ये मत कहिए कि मिलता नहीं, हर चीज इस देश में मिलती है, छोटे छोटे गांवों में भी उपलब्ध है। कुछ लोग गुड़ खाइए, कुछ लोग काकवी खाइए, माने जिसको राब कहते हैं। जितना जाड़े का समय है ना, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक राब भरपूर खा सकते हैं। दही में राब खाइए, दूध में राब खाइए, हलवा राब का बनाइए, गुड़ का हलवा बनाइए, गुड़ दही में खाइए, गुड़ दूध में खाइए। अब गुड़ को दूध और दही में खाने का नियम है, वो बागभट्ट जी कहते हैं। वो कहते हैं जी दही में मिला के गुड़ खाया जाए, दही में मिला के गुड़ खाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दूध में गुड़ कभी मत मिलाइए, दही में मिला के खाइए। तो दूध में कैसे खाएंगे जी? दूध में ऐसे खाएंगे कि पहले गुड़ खा लीजिए, पीछे से दूध पी लीजिए, या दूध पी लिया पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजिए। दूध में गुड़ मिला नहीं सकते, और दही में कभी भी बिना मिलाए मत खाइए। आप में से कोई बिहार वाले हैं ना, तो वहां पर एक बहुत बढ़िया व्यंजन मिलता है, उसका नाम है दही चूड़ा। दही चूड़ा ही कहते हैं, चूड़ा। ये मिथिला में मैंने खाया और ऐसा अद्भुत है जो दुनिया में शायद कहीं ना हो। मिथिला में, मिथिला माने एक एरिया है बिहार का, करीब 8-10 जिले उसमें आते हैं। उन जिलों में जब भी आप जाएं तो मेहमान को वही परोस के लाते हैं। तो मैं भी मेहमान जैसा ही रहता हूं, तो मुझे हर घर में दही चूड़ा मिलता है। तो वो दही डाल के लाते हैं, ऊपर से गुड़ डाल के लाते हैं, दही के ऊपर गुड़ रहेगा। तो मैंने कई बार कहा कि अलग प्लेट में गुड़ ले आओ, तो वो कहते नहीं नहीं, आपको फिर खाना नहीं आता दही चूड़ा। तो पहले मुझे सच में नहीं मालूम था। अब जब ये मुझे पता चला बागभट्ट चिकित्सा का, तब मेरी अकल में आया कि वो सब बागभट्ट के चेले हैं, दही में गुड़ मिला के पहले से ही चिवड़ा पे रख के लाते। तो दही में गुड़ मिला के ही खाइए। अगर आप दही खा रहे हैं तो गुड़ मिला के ही खाइए। तो दही के कई दोष जो आपके लिए अनुकूल नहीं है वो भी खत्म हो जाते हैं। और दूध में गुड़ कभी भी मत मिलाइए। एक जगह तो वो ये कहते हैं कि दूध खाली पी लीजिए, गुड़ आगे पीछे खा लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। तो गुड़ खाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। अब गुड़ के कितने प्रिपरेशन है हमारे घर में? गुड़ का तिल का प्रिपरेशन एक है, तिल पट्टी कहते हैं, गजक। तो भरपूर गजक खाइए। क्यों खाइए जी? तिल है और गुड़ है। गुड़ में जो केमिकल है ऑर्गेनिक, तिल में लगभग वही सब है जो गुड़ में है। तिल भी क्षारीय है, गुड़ भी क्षारीय है, और दोनों क्षारीय चीजें खाएंगे तो पेट के अम्ल को बैलेंस करती रहेंगी। तो तिल गुड़ रोज खाइए, माने तिल की पट्टी बनाइए, गजक बनाइए, नहीं तो तिल का लड्डू बनाइए, गुड़ के साथ बनाइए। फिर इसी तरह से मूंगफली है, मूंगफली भी क्षारीय है और गुड़ भी क्षारीय है। तो मूंगफली और गुड़ मिला के वो पट्टी आती है, वो खाइए, बच्चों को खिलाइए। और आपके पास जो भी प्रिपरेशन है गुड़ तिल के, गुड़ मूंगफली के, वो सब बनाइए। और ये जो 3-4 महीने हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, भरपेट खाइए, भरपूर खाइए, क्योंकि इस समय आपके शरीर को इन्हीं की जरूरत है। तो कफ जिंदगी से
बहुत दूर रहेगा। तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं, तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं। अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाएगा। हाँ, आपको डर है ना, तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है। तेल तो है तिल में, लेकिन वो HDL वाला, LDL वाला नहीं है, VLDL। ये मोटापा जो है ना, वो VLDL और LDL का चक्कर है। HDL जैसे ही बढ़ेगा, मोटापा अपने आप कम होगा, पेट अंदर ही जाएगा। आप में से कोई भी मेरे कहने पर 3 महीने एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। तिल चबा चबा के खाइए, खाने के बाद 3 महीने के बाद वजन नापेंगे, 8-10 किलो कम मिलेगा, कम से कम इतना कम मिलेगा। खाना खाया, खाने के बाद आप सौंफ खाते हैं ना, सौंफ की जगह तिल खाइए, और काला खाया तो और ज्यादा वजन कम मिलेगा। काला तिल, एक है सफेद। काले की गुणवत्ता सफेद से भी ज्यादा है, लेकिन ये इन्हीं 4 महीनों में। गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्रॉब्लम आएगी। भागवत जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है, ये फरवरी तक चलेगा। तो फरवरी तक, और कभी बहुत ज्यादा लिबरल हो तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है। होली होते ही तिल कम करिए या खत्म करिए। फिर कुछ और चीज आएगी, वो क्या आएगी वो मैं बता दूं, लेकिन आप ये करके देख लीजिए। 4 चीजों को ज्यादा उपयोग आप करेंगे, वजन आपका कम होता जाएगा, पेट का अम्ल कम होता जाएगा, घुटनों के अंदर का जो कई बार कहते हैं ना डॉक्टर यूरिक एसिड जमा हो गया जी, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड क्या है? अम्ल ही तो है। तो ये यूरिक एसिड आपको कम करना है, तो गांठ के सब जो माने जोड़ों के दर्द आपको कम करने हैं, तो इनके लिए ये सब चिकित्सा बताई है। तिल है, गुड़ है, और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं हैं तो शहद है। शहद में भागवत जी कहते हैं छोटी मधुमक्खी का शहद, बड़ी का नहीं। तो शहद लाएं तो उसको पूछ लीजिए। तो एक हिस्सा हो गया कफ का। अभी दूसरा पित्त का हिस्सा। पित्त का हिस्सा बहुत क्लियर है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि घी ज्यादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा। और ज्यादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में, और ये जो गर्मी के दिन होते हैं ना, उस समय घी ज्यादा खाइए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखे। और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, शुद्ध पित्त। अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है। बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना है। जीवन शैली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेंगे, दुनिया जिधर जाए जाए, हमें उससे मतलब नहीं, हम तो ऐसे चलेंगे। तो ये 3 चीजें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है। अब थोड़ा आगे चलें। अब और दूसरी चीजों पे मैं चलता हूं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके आसपास हैं और आपके वात पित्त कफ तीनों को सम पे लाने में मदद कर सकती है। ये तीनों समभाग में रहें तो अच्छा होता है। और कौन कौन सी चीजें हैं? तो भागवत जी कहते हैं रसोई के बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, सब वहीं है। भागवत जी ने एक सूत्र लिखा है, दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र हमारा रसोई घर है। सबसे बड़ा औषधि केंद्र रसोई घर है। अब दुर्भाग्य से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं ना, मसाला, वहां मसाला कुछ नहीं है, सब औषधि है। मसाले का और औषधि का अंतर मालूम है? ये मसाला तो शब्द ही भारत का नहीं है, पहले तो ये बता दूंगा। ये अरबिक शब्द है, फारसी से अरबी में आया, अरबी से हमारे घुस गया, हिंदी में और जगह जगह घुस गया। ये विदेशी आए तो ये शब्द भी आया। हिंदुस्तान में 17वीं 18वीं शताब्दी का साहित्य जब मैं पढ़ता हूं तो जब तक मुगलों का राज्य रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उपयोग है। मुगलों के राज्य के पहले एक भी जगह किसी भी शास्त्र में मसाला नहीं है। चरक संहिता पढ़ी मैंने, कहीं भी मसाला नहीं है उसमें। सुश्रुत में कहीं मसाला नहीं है, भागवत की कहीं मसाला नहीं है। पुराने जितने लेखक हुए हैं ना 10वीं शताब्दी के पहले के, कहीं भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। हर जगह है तो औषधि है, औषधि औषधि, जीरा औषधि, धनिया औषधि, ये औषधि के रूप में है। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं रसोई घर की औषधियों की, ये सब आपके चिकित्सा के लिए है।
अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहनें, जो हमारी दादी हैं, नानी हैं, उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया, सब्जी बनाना तो क्या क्या डालना, जीरा चाहिए, धनिया चाहिए, हींग चाहिए, मात्रा कितनी कितनी चाहिए, वो सब बड़े वैज्ञानिक और चिकित्सक लोग रहे होंगे। क्योंकि रोज हमारे शरीर में वात पित्त कफ की स्थिति सम और असम होती रहती है। आप जानते हैं सुबह जो है ना वात ज्यादा होता है शरीर में, सुबह सुबह, दोपहर को पित्त ज्यादा होता है, शाम को कफ ज्यादा होता है। तो ये पूरे 24 घंटे में ऊपर नीचे होता रहता है। तो 24 घंटे में जो वात पित्त कफ ऊपर नीचे होता रहता है, तो सब्जियों में उसी के हिसाब से औषधियां डाली जाती है। जैसे दोपहर की सब्जी बने, दोपहर की, तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दोपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें, और वही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी। तो एक दिन मैंने दादी से पूछा कि यही सब्जी दोपहर को मैंने खाई तो इसमें अजवाइन थी, शाम को खाई तो नहीं, क्यों? तो उसने उत्तर तो नहीं दिया। तो उसने कहा मेरी मां ने ऐसा सिखाया। बस बात खत्म हो गई। अब उस समय मैं भी मान लिया कि ठीक है, उसकी मां ने सिखाया। अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर, तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित्तनाशक है। घी के बाद, देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज्यादा पित्तनाशक दूसरी कोई चीज है तो वो अजवाइन है। और दोपहर को पित्त भड़कता है, आप जानते हैं, और वो स्वाभाविक है क्योंकि खाना खाने के लिए पित्त भड़कना ही चाहिए। तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सब्जी में, क्योंकि दोपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए। तो भारत में ज्यादातर माताएं बहनें ये बात जानती हैं कि दोपहर की सब्जी में अजवाइन चाहिए। दोपहर का दही है ना, दही का मट्ठा, उसमें भी अजवाइन का बघार लगता है। दोपहर की जितनी भी चीजें हैं ज्यादातर अजवाइन ग्रस्त होती हैं या अजवाइन से बनती हैं, क्योंकि पित्त को सम पे रखना है। तो आप सोचो, जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं, हमने उसका वैल्यूएशन नहीं किया, ये हमारी मूर्खता। हमारे यहां तो एक बहुत बड़ा दुष्कर्म इस देश में हुआ है। अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए, अपनी चीजें। अंग्रेजों ने जो सिखाया वही हमें याद है। तो हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से। जीडीपी निकलता है इस देश का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि जीडीपी में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं। जैसे भारत की पुलिस है, उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जीडीपी का हिस्सा है। अगर चोरियां बढ़ी, डकैतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहेगा मेरे जमाने में जीडीपी 10% से ऊपर बढ़ गया, सो व्हाट, पुलिस का खर्च बढ़ गया, माने चोरियां बढ़ गई, डकैतियां बढ़ गई, अत्याचार बढ़ गए, अनाचार बढ़ गए, तो जीडीपी बढ़ गया, तो क्या बड़ी बात है। तो हमारे जो जीडीपी के कैलकुलेशन है बड़े विचित्र हैं। इसमें चोरी हो, डकैती हो, लूट मारी हो तो जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन माताएं बहनें घर में जो करती रहती हैं वो जीडीपी में है ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं है उसका। भारत सरकार कोई कैलकुलेशन नहीं करती कि किसी माँ ने 1 किलो पापड़ बना दिए तो जीडीपी बढ़ा कि नहीं, तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं है। किसी माँ ने दाल की बड़ी बना दी, 5 किलो दाल की, तो जीडीपी बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आपका मन क्या कहता है, बुद्धि क्या कहती है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। किसी ने बड़ी बना दी, किसी ने पापड़ बना दिए, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने गोंद के लड्डू बना दिए, किसी ने मावे का कुछ बना दिया, तो जीडीपी तो बढ़ ही रहा है, लेकिन हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि अंग्रेजों के यहां महिलाओं का किया हुआ काम महत्व का नहीं माना जाता। अंग्रेजों के यहां ये जो अंग्रेज जात है ना दुनिया में, ये महिलाओं के किए हुए काम को काम ही नहीं मानती। आपको मालूम है 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुरुषों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा, और आज भी है ये कई देशों में। वो मानते ही नहीं कि इनका कोई काम है। क्यों? वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते। हां, यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लेटो, वो कहता है कि स्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती, आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है। तो स्त्री जो करे वो बेकार है, पुरुष जो करे वो ही अच्छा है।
तो उनके यहां से ये कैलकुलेशन हमारे यहां आ गया कि स्त्री कुछ भी करे तो काम ही का नहीं। तो अंग्रेजों का 200-250 साल जो राज चल गया उसमें हम सब के दिमाग खत्म हो गए, सोचना विचारना बंद हो गया, तो हमने भी वही मान लिया। मैं अब इसको बदलना चाहता हूं और मैं ये समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि स्त्रियां जो कर रही हैं वो किसी डॉक्टर से कम नहीं है। बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाइस ले रहे हैं, हमारी दादी नानी फोकट में वही एडवाइस दे रही है, धनिया खाओ, जीरा खाओ और ये अजवाइन खाओ, आपके पेट की गैस खत्म हो जाएगी। और ये 3500 साल से वैसे का वैसा ही है, अजवाइन खाओ तो गैस खत्म होती ही है। कभी भी आप करके देख लो। आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो, पेट में एसिडिटी की तकलीफ हो, आज से शुरू कर दो। आप खाना खाया तो उसमें ध्यान रखो अजवाइन ज्यादा रहे, दाल में, सब्जी में, वगैरह वगैरह। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खत्म करते ही थोड़ी अजवाइन खा लो। अजवाइन ज्यादा तकलीफ ना कर दे, उसका बैलेंस है काले नमक के साथ, तो थोड़ा अजवाइन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देख लो। 3 दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तैयार। ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, ये गारंटी अजवाइन दे रही है, मेरी गारंटी नहीं है, अजवाइन की गारंटी है। तो वो कहते हैं भागवत जी कि पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन। अब तीसरी चीज पे आते हैं। पित्त को सम रखने के लिए अजवाइन के बाद जो तीसरी चीज अपने रसोई में है वो है जीरा। जीरा 2 तरह का है, एक सफेद और एक काला, है ना। काला जीरा सफेद से भी अच्छा है। आप एक नियम ध्यान रख लो, मैंने आपसे कल कहा था, जिस चीज का रंग जितना गहरा वो उतनी ही अच्छी, भगवान की बनाई हुई, मनुष्य की नहीं। मनुष्य ने तो पेंट भी बना दिया है, बहुत गहरे रंग का है। भगवान की बनाई हुई हर चीज में ये नियम आप देखना कि भगवान की प्रकृति की बनाई जो चीज जितने गहरे रंग की है उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी है। तो जीरा 2 है, एक सफेद और एक काला। काला जीरा सबसे अच्छा, पित्त को खत्म करने के लिए, सम रखने के लिए। तो आपकी रसोई में एक हो गया घी देशी गाय का, पित्त को खत्म करने। दूसरा हो गया अजवाइन, तीसरा हो गया जीरा, और एक चीज हींग। हींग तो आप सब समझते हैं ना, हींग। हींग भी भगवान की बनाई हुई है, आदमी ने नहीं बनाई। हींग के पहाड़ होते हैं, जैसे पत्थर के पहाड़ होते हैं ना, वैसे हींग के पहाड़ होते हैं। हींग वहीं से आती है। तो हींग है, जीरा है, अजवाइन है और देशी गाय का घी। अब इसके नीचे आता है धनिया। धनिया 2 तरह का है, एक सूखा और एक हरा। जब तक हरा उपलब्ध है आप खाइए, जब नहीं है तो सूखा खाइए, दोनों की क्वालिटी एक ही है। सूखे धनिये में कोई कमी नहीं आती। आपके मन में यह प्रश्न है ना, हरे पत्ते का धनिया में कुछ ज्यादा होगा, सूखे में कम, बिल्कुल नहीं है, दोनों में बराबर है। सूखने के बाद भी उसके गुणधर्म में कोई कमी नहीं। अब ऐसी पूरी लिस्ट है, मैंने तो आपको 5-7 बता दिया पित्त को कम करने के लिए क्या क्या। आपको पूरी लिस्ट है तो 108 है, 108 पित्त को खत्म करने के लिए रसोई में 108 चीजें हैं। वो पूरी लिस्ट देखनी है तो वो किताब है, आप ले लेना। एक स्वदेशी चिकित्सा किताब हमने बनाई है और एक बनाई है गंभीर रोगों की चिकित्सा, इसमें ये सूची है। और थोड़ी सी अष्टांग हृदयम के भाग 3 में भी है, भाग 2 में भी है, थोड़ी थोड़ी है। थोड़ा आगे बढ़े, कफ की सूची मैंने बताई आपको। कफ में सबसे अच्छी चीज है गुड़। गुड़ के बाद दूसरे नंबर पर है शहद। जैन है तो शहद मत खाइए, ये मेरी भी विनती है आपको, क्योंकि नहीं तो मैं पाप का भागीदार बनूंगा जो आपसे कहूं कि शहद खाओ, और मुझे तो मोक्ष में जाना है, तो पाप की गठरी क्यों ला दूं। तो आप जैन है तो बिल्कुल शहद मत खाइए। अजैन है माने जैन नहीं है तो आप कोशिश करिए कम से कम खाएं, ना खाएं तो और भी अच्छा, क्योंकि अपने पास शहद का विकल्प है गुड़। जब गुड़ ना रहे तब सोचें। इसी तरह कफ को कम करने की और क्या चीज है अपने रसोई में। कफ को कम करने की दूसरी जो सबसे अच्छी चीज बताई भागवत जी ने वो है सौंठ। सौंठ, सौंठ का ही एक दूसरा रूप है अदरक। अदरक से अच्छी है सौंठ। कारण क्या है, अदरक जब सूख जाता है तभी सौंठ बनती है, और अदरक का सूखने के बाद गुण बढ़ जाता है। हां, ताजा अदरक है ना,
उसका गुण जितना नहीं है, सूखे हुए अदरक माने सोंठ का गुण लगभग 100 गुना बढ़ता है। इसलिए सोंठ अदरक से हमेशा अच्छी है। तो कफ खत्म करने के लिए रसोई घर में एक हो गया गुड़, दूसरी हो सोंठ, सोंठ का ऑब्लिक अदरक। अब तीसरी चीज जो सबसे अच्छी, पान। पान माने पान का पत्ता, जो आप पान खाते हैं ना, पान, ये कफ दूर करने की सबसे उत्तम औषधि। लेकिन पान भी वही चक्कर आएगा। कौन सा पान? जो गहरे रंग का। हर चीज में ये नियम है, गहरे रंग का। गहरे रंग का आप उसको कहो जी देशी पान, तो देशी पान। गहरे रंग का पान जिसका रंग बहुत गहरा हरा, एकदम काला जैसा हो तो और भी अच्छा। ये पान कफ नाशक है, बहुत ही जबरदस्त चीज है ये पान। और पान और सोंठ का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। पान खा रहे हैं तो सोंठ डाल के खा सकते हैं, अदरक डाल के खा सकते हैं। जैन है तो सोंठ खाइए, नहीं है तो अदरक खाइए। पान, अदरक, सोंठ और ऊपर से आया गुड़। गुड़ भी मिला के पान में खाया जा सकता है। वो आप डालते ना गुलकंद, गुलकंद, गुलकंद। गुलकंद माने क्या है? गुलाब के फूल, उसकी पंखुड़ियां, उसका तो रस या उसका कुछ प्रिपरेशन प्रोसेस से, ये भी सबसे ज्यादा कफ नाशक है। अब आप देखो, जो जो चीजें पान में पड़ रही हैं वो सब कफ नाशक है। पान बनाने वाले सब बाघभट्ट के चेले, बिना जाने ये काम कर रहे हैं। गुलकंद आपको पान में डाल के दे रहे हैं। सौंफ, 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 ये भी कफ नाशक है, सौंफ। फिर उसके आगे मैं बता रहा हूं प्रायोरिटी से, सबसे अच्छा कफ नाशक गुड़, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे। अब सौंफ के नीचे जिसका नंबर है वो है लौंग। लवंग कहिए, लौंग कहिए, और ऐसे ही ये सूची बढ़ाते जाएं तो इसमें करीब 100 चीजें हैं जो कफ नाशक हैं हमारे रसोई में। ठीक है, अब आ जाइए वात पर। वात पर मैंने सबसे अच्छी चीज बता दी है, तेल, शुद्ध तेल। शुद्ध तेल वात नाशक है। और अब जो दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको मैं संक्षेप में उपसंहार के रूप में कह रहा हूं कि जिन चीजों में भी पानी की मात्रा ज्यादा हो वो सभी वात नाशक हैं। जिन चीजों में भी पानी की मात्रा ज्यादा हो वो सभी वात नाशक है। जैसे दूध, आप जानते हैं दूध में तो सबसे ज्यादा पानी ही है ना। दूध को फाड़ के देख लो, सॉलिड मटेरियल तो थोड़ा ही निकलता है ना, बाकी तो पानी ही रह जाता है। तो दूध में बहुत पानी है। तो जिन चीजों में पानी ज्यादा है, भागवत जी ने सूत्र ऐसे लिखा है कि पानी युक्त चीजें, जल युक्त चीजें सभी वातनाशक हैं। तो दूध हो गया, दूध के बाद दही, दही में भी पानी ही है, आप जानते हैं। और छाछ तो सबसे ज्यादा पानी वाली है। जूस जो आप इस्तेमाल करते हैं, सभी जूस वातनाशक है। सभी जूस, संतरे का, मौसम्मी का, गन्ने का तो बहुत ही अच्छा है, अंगूर का, टमाटर का, वगैरह वगैरह, ये सब जूस वातनाशक है। तो सब तरह के जूस, दूध, दही, छाछ, ये सब वातनाशक चीजें हमारे घरों में हैं। अब आखिरी चीज भागवत जी कहते हैं कि वातनाशक, पित्तनाशक और कफनाशक ऐसी चीजें दुनिया में एक साथ मिले हैं, बहुत रेयर, बहुत रेयर। वो कहते हैं कि बहुत चीजें दुनिया में हैं, कोई वात का नाश करेगा, कोई पित्त का, कोई कफ का, लेकिन कोई ऐसी चीजें भी अपने रसोई में हैं जो तीनों को नाश कर सकती हैं। उनमें से नंबर 1 है आंवला। आंवला। फिर दूसरा है हरडे, और तीसरा है बहेड़ा, और तीनों मिला के बनता है त्रिफला। ये जो त्रिफला है ना, भागवत जी इसकी इतनी बढ़ाई करते हैं, इतनी प्रशंसा उन्होंने लिखी है कि खाली त्रिफला पर ही उनके 120 से ज्यादा सूत्र हैं। 120 से ज्यादा अकेले त्रिफला पर। त्रिफला को इसके साथ खाओ, त्रिफला को उसके साथ खाओ, त्रिफला को ऐसे खाओ, त्रिफला को 120 से ज्यादा सूत्र है अकेले त्रिफला पर। और वो ये कहते हैं कि ये जो त्रिफला है, इसमें सबसे अच्छा फल आंवला, फिर बहेड़ा, फिर हरडे, ये सबसे दुनिया में अद्भुत चीज है। लेकिन इसकी मात्रा के बारे में उन्होंने जो कहा है वो ध्यान रखिए।
ज्यादातर लोग त्रिफला इस्तेमाल करते हैं, करिए, बहुत अच्छा है, लेकिन मात्रा ध्यान रखिए। हम क्या करते हैं कि हर्र, बहेड़ा, आंवला तीनों बराबर मात्रा में मिला के त्रिफला बनाते हैं। वो कहते हैं कि ये उतना उपयोगी नहीं है, और हमने करके भी देखा। वो कहते हैं कि त्रिफला सबसे अच्छा होता है 1, 2, 3 के अनुपात में। पहला है हर्र, हर्रडे 1 अनुपात, दूसरा है बहेड़ा 2 अनुपात, और तीसरा है आंवला 3 अनुपात। अब इसको मात्रा में कहूं, अगर त्रिफला बनाना है तो हरडे लेना 100 ग्राम, बहेड़ा लेना 200 ग्राम और आंवला लेना 300 ग्राम। तो ये 100, 200, 300 ग्राम की मात्रा में आप जो त्रिफला चूर्ण तैयार करेंगे, वो कहते हैं ये अद्भुत है, वात, पित्त, कफ तीनों का नाश करता है, तीनों का। अब वात, पित्त, कफ तीनों से आप अगर ग्रसित हैं तो आप त्रिफला जरूर लीजिए। कैसे लाएं? त्रिफला लेने के 2 नियम बताए उन्होंने, एक रात को और एक सवेरे। सवेरे का नियम उनका यह है कि सवेरे सवेरे अगर त्रिफला खाएं तो गुड़ के साथ, नहीं तो शहद के साथ, गुड़ या शहद। वैसे ही आप तय कर लीजिए, जैन है तो गुड़, अजैन है तो शहद। तो सवेरे का त्रिफला खाएं तो गुड़ या शहद के साथ, रात का त्रिफला खाएं तो दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। त्रिफला तो एक ही है ना, सवेरे भी त्रिफला ही खा रहे हैं, रात को भी, लेकिन बागवती जी कहते हैं असर अलग अलग है दोनों के। रात को जो आप त्रिफला खाएंगे दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, तो ये त्रिफला रेचक है। रेचक शब्द उन्होंने इस्तेमाल, रेचक माने पेट को साफ करने वाला, बड़ी आंत की सफाई करने वाला, शरीर के सब अंगों की सफाई करने वाला, झाड़ू लगाने वाला जो व्यक्ति, वो रेचक। तो कहते हैं रात को अगर त्रिफला आप ले रहे हैं दूध के साथ या गर्म पानी के साथ, तो ये रेचक है, माने ये एक ही काम सबसे ज्यादा करेगा कि आपकी कब्जियत मिटा देगा। कितनी भी पुरानी कब्जियत है मिटा देगा, 40 साल पुरानी भी मिटा देगा रात को। और जो दिन को त्रिफला खाया सवेरे गुड़ के साथ, तो वो कहते हैं ये पोषक है। एक शब्द है रेचक और एक है पोषक। पोषक माने शरीर को जो कुछ चाहिए, विटामिन सी चाहिए, विटामिन ए चाहिए, विटामिन डी चाहिए, या विटामिन के चाहिए, या कोई विटामिन चाहिए, या हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए शरीर को, कैल्शियम चाहिए, आयरन चाहिए, वगैरह वगैरह। तो शरीर को अगर पोषकता चाहिए तो त्रिफला सवेरे खाना, और शरीर में आप मानते हैं कि हमारी कब्जियत ठीक करने के लिए तो त्रिफला रात को खाना। दोनों समय के त्रिफले में बिल्कुल अलग तरह के परिणाम आते हैं। तो जो कहें हम तो स्वस्थ हैं जी, तो सवेरे ही त्रिफला खाओ, स्वस्थ हैं तो। और जो कुछ बीमारियां हैं आपको, तो रात को खाओ, ठीक है। मात्रा ध्यान रखना, 1, 2, 3 सम मात्रा का त्रिफला बहुत रेयर केस में इस्तेमाल होता है। 1 या 2 ही बीमारी हैं। अभी मैंने एक जगह इस्तेमाल किया था, एक वैज्ञानिक हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, उनको एक बीमारी हुई रेडिएशन से। रेडिएशन आप जानते हैं सभी एटॉमिक सेंटर में। तो उनका पूरा शरीर सड़ गया, एकदम सड़ गया, जगह जगह घाव, जगह जगह, और उसमें से खून निकलता, मवाद निकलता। वो बेचारे इतने परेशान, इतने हैरान, कहां कहां जा जाके, अमेरिका, कनाडा, सब जगह, कुछ इलाज हुआ नहीं, कोई रिलीफ मिला नहीं। कपड़ा भी नहीं पहन सकते, ऐसी स्थिति थी, हमेशा नंगे बदन रहते थे। तो ऐसे ही किसी ने मुझे उनके बारे में बताया। बंबई तो मैं अक्सर जाता रहता हूं कि राजीव भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं। तो मैं उनको गया था मिलने और देखने, तो मैंने देखा सच में हालत बहुत खराब थी। तब मैंने उनसे कहा कि आप बहुत परेशान हैं। हाँ बहुत परेशान हूं, दवा सब काम लेके देख ली, कुछ उपयोग होता नहीं। मैंने कहा मैं होम्योपैथी दूं? उन्होंने कहा होम्योपैथी मैं नहीं लेना चाहता। तो मैं पूछा चलो आप फिर एक काम करो, त्रिफला चूर्ण खाओ बस, और कुछ मत करो। तो उन्होंने त्रिफला चूर्ण शुरू किया। ये मैंने बताया 1, 2, 3 शुरू किया। 3-4 महीने में रिजल्ट बहुत थोड़ा आया, थोड़ा आया। फिर मैंने कहा मात्रा बदल के देखते हैं। फिर उनकी सम मात्रा की मैंने, बराबर जितनी मात्रा आंवला, बराबर उतनी मात्रा बहेड़ा, बराबर उतनी हरडे। अभी स्थिति यह है कि वो बिल्कुल ठीक है। 1-1.25 साल उनको हुआ त्रिफला खाते खाते, बिल्कुल ठीक है, और पहले से ज्यादा प्रफुल्लित है, पहले से ज्यादा एनर्जेटिक है। आप जानते हैं रेडिएशन का दुनिया में इलाज नहीं है।
ये उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास। रेडिएशन का दुनिया में इलाज नहीं है, लेकिन त्रिफला चूर्ण के पास उसका इलाज है। अगर यही त्रिफला चूर्ण अमेरिका में हुआ होता ना, यूरोप में हुआ होता, तो अब तक इस पर पेटेंट लेकर करोड़ों डॉलर कमाए होते उन्होंने। ये हमारे यहां प्रचंड मात्रा में है, हर घर में है, हर गांव में है, इसलिए हमें इसकी कीमत नहीं मालूम। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपके सोचने का नजरिया बदल दीजिए। प्रकृति ने जो चीजें प्रचंड मात्रा में हमको दी हैं, वो उतनी ही कीमती हैं। वो प्रकृति की हमारे ऊपर कृपा है, जो हमारी जरूरत के हिसाब से दी है। आंवले का इतना उत्पादन इस देश में होता है, आप जानते हैं। बहेड़ा इतना मिलता है, हरडे इतना मिलता है, और लगभग फोकट की स्थिति में मिलता है। अब पता नहीं कौन कौन लोग उसी आंवले को 200-250 रुपए किलो च्यवनप्राश बना के बेच लेते हैं। ये जो च्यवनप्राश है ना, ये त्रिफला चूर्ण से कई कई गुना नीचा है। च्यवनप्राश पे जितना खर्चा कर रहे हैं, उससे बहुत कम खर्चे में आप त्रिफला खाइए, च्यवनप्राश से भी ज्यादा असर है। तो मेरी आपको आज के लिए ये आखिरी सूत्र थी कि आप अपने जीवन में वात पित्त कफ तीनों को सम रखना चाहते हैं, तो आंवला, हरडे, बहेड़ा, हरडे, बहेड़ा, आंवला, इन तीनों का उपयोग करना सीख लीजिए। घर में हमेशा इसको डब्बे में बना के पाउडर के रूप में रख लीजिए। अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं, आप अकेला आंवला भी खा सकते हैं। आंवला तीनों दोष दूर करता है, वात पित्त कफ। हरडे तीनों दोष दूर करता है, वात पित्त कफ। और बहेड़ा तीनों दोष दूर करता है, वात पित्त कफ। इसलिए भागवत जी कहते हैं सर्वोत्तम फल यही है, आंवला, हरडे, बहेड़ा। दूसरे फलों से कई गुने ज्यादा ताकतवर यही फल है, आंवला, हरडे, बहेड़ा। अब आपको आखिरी एक छोटी सी बात कह दूं कि आप में से किसी को भी यह तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, मेद माने मांस बढ़ा हुआ है, बहुत लोग परेशान है, मोटापा मोटापा, मेद माने कफ बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात। तो आप त्रिफला खाइए। कब खाना है? आपको रात को नहीं खाना है, सवेरे खाना है। जिनको भी मांस बढ़ा है, शरीर पर मेद बढ़ा है, उनको अगर छाटना है, इसको कम करना है, तो त्रिफला सवेरे खाना, आंवला सवेरे खाना। आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आंवला ही खा लीजिए। 4 आंवले 3 आंवले रोज खा लीजिए। आंवले को मुरब्बा बना के खा लीजिए, मुरब्बा को और आंवले का अचार बना के खा लीजिए, आंवले की चटनी बना के खा लीजिए, जैसे भी है आंवला खा लीजिए। 3 से 4 आंवला जितना होता है, ये पेट में जाते रहे तो साल भर में आप देखोगे आप पहले से ज्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। और आंवले के बारे में आज के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, आज के, वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंटल फल कोई है तो वो यही है। एंटीऑक्सीडेंट माने जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करे, और शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता है। ऑक्सीडेशन में उम्र कम होती है, शरीर के हर अंग का क्षय होता है। तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का क्षय बचाना है, तो आंवले से अच्छी कोई चीज नहीं। दैनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए। भागवत जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं, आंवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं साल भर खाओ, 2 साल खाओ, रोज खाओ, कोई दिक्कत। त्रिफला खाएं तो 3 महीने लगातार खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना। 3 महीने 90 दिन खा के थोड़े दिन छोड़ देना, माने 15-20 दिन छोड़ देना, फिर अगले 3 महीने खा लेना, फिर 15-20 दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने खा लेना। क्यों कर लेना ऐसा? वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में, नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है, और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुष्परिणाम भी दे सकता है। लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई। अगर बीच में छोड़ा नहीं तो छोड़ के खाना। अब किसी व्यक्ति के लिए ये छोड़ने का समय है वो 3 महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बीच का बताया। 3-3 महीने करके छोड़ छोड़ के खाना। अब आज के लिए सूत्र इतना ही, आगे प्रश्न। जी, मात्रा कितनी? मात्रा में बता देता हूं। जिनको वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए त्रिफला या आंवले का उपयोग करना है, तो आंवला 3 से 4 और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून, एक तो छोटी चम्मच होती है, एक थोड़ी बड़ी चम्मच, तो 1 चम्मच, हाँ, गुड़ के साथ सुबह, नहीं तो शहद के साथ।
और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना, पेट साफ करने के लिए, आंतों की सफाई करने के लिए, वो रात को खाएं। रात को भी आंवला लगभग 1 चम्मच, लेकिन छोटी चम्मच। कैसे खाना है, गुड़ के साथ कैसे मिलाएं? आंवले का चूर्ण आपके पास है, थोड़ा गुड़ ले लो, चूर्ण और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो, वो लड्डू जैसा हो जाएगा, गुड़ उसको अपने में समा लेगा, फिर गुड़ खा लो। पीछे से थोड़ा दूध पी लो। मैंने आपको कहा था कि भागवत जी कहते हैं कि दूध एक ही चीज के साथ पिया जा सकता है, वो है आंवला। क्या कहते हैं बहेड़ा को? तानी। तानी। आप ऐसा करिएगा, ये प्रदीप भाई की दुकान पे चले जाइएगा, वो आपको शक्ल से दिखा देंगे, या कल यहां मंगवा के थोड़ा रख दीजिए पहचान करने के लिए कि हर क्या है, बहेड़ा क्या है, आंवला तो आप सब पहचान जी। हरड़ा को कड़का बोलते हैं, हरड़ा को कड़का, बहेड़ा को तानिकाय, बहेड़ा को तानिकाय, आंवला को पाल नेल्लिकाय, आंवला को पाल नेल्लिकाय या नेल्लिकाय सीधे कर दीजिए, ये तीनों नाम है। ये प्रदीप भाई ने एक सवाल पूछा है कि अगर हम वजन कम करने के लिए या मांस कम करने के लिए खाना चाहते हैं तो 2 बार खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, एक ही बार के लिए नियम है। सुबह ही सुबह आपके लिए सबसे अच्छा है। जो बाजार में त्रिफला चूर्ण मिलता है वो खा सकते हैं? मेरी आपको एक विनती है, बाजार का त्रिफला चूर्ण लाने से अच्छा है बाजार से आंवला लाना, बहेड़ा लाना, हरडे लाना, कूट पीस के अपने घर में बनाना। क्योंकि बाजार में कई बार बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमर्शलाइज हो चुकी हैं और उनके असर अगर कम हुए तो आप भागवत को गाली देंगे। इसलिए रॉ मटेरियल लाके घर में तैयार करना, कूट पीस के। जी, आपने गुड़ की बहुत महत्वपूर्णता बताई, परंतु डायबिटीज पेशेंट्स क्या करें उसके लिए? गुड़ आप डायबिटीज में खाइए, भरपेट आंवले के साथ खाइए, त्रिफला के साथ खाइए, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है गुड़ खाने में। डायबिटिक लोग भी गुड़ खा सकते हैं, शुगर ना खाएं। और जूस का क्या करें? डॉक्टर्स से कहते हैं डायबिटीज डोंट ईट फ्रूट्स करके। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आप भगवान की दी गई जो शक्कर है, ईश्वर की दी गई शक्कर है, जूस में है, फल में है, वो आपको शायद मालूम है या नहीं। शक्कर जो है ना, शुगर, इसके कई रूप हैं। एक है ग्लूकोज, एक है सुक्रोज, एक है फ्रक्टोज। तो ये जो फल वगैरह की शक्कर है, ये फ्रक्टोज फॉर्म की ज्यादा होती है और ये आसानी से डाइजेस्ट होती है। गुड़ की भी उसी कैटेगरी में आती है। तो आप चीनी मत खाइए, गुड़ खा सकते हैं, शहद खा सकते हैं, फल खा सकते हैं। मीठे कोई भी फल खाने में तकलीफ नहीं है, बशर्ते कि त्रिफला खाते रहें, थोड़ा त्रिफला लेते। जिनको भी डायबिटीज है वो भी त्रिफला का सेवन करें, क्योंकि डायबिटीज मैंने कहा ना वात का रोग है, तो वात कम करेगा। त्रिफला में तीनों चीजें हैं जो वात नाशक हैं, आंवला, हरडा, बहेड़ा। त्रिफला आपने कहा लेना है, रात को और सुबह कब लेना? जैसे खाने के पहले, खाने के बाद? रात को तो आप लें, पेट साफ करना हो, कॉन्स्टिपेशन दूर करना हो। देखिए, मैं अब थोड़ा बता ही दूं, बवासीर अगर किसी को है, ठीक करने के लिए त्रिफला लेना चाहते हैं तो रात को लें। मूढ़ व्याध, पाइल्स जिसको आप कहते हैं, हेमोरॉइड्स, वो जब भी ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें। बगंदर, ये ठीक करने के लिए त्रिफला लें तो रात को लें। माने मेरे कहने का है, पेट से जुड़ी बीमारियां ठीक करने के लिए त्रिफला उपयोग करना है तो रात को। चम्मच एक छोटी, दूध के साथ या गर्म पानी के साथ। और अगर आपको मांस कम करना है, कफ नाशक बीमारियां, कफ से जुड़ी हुई बीमारियां, तो सुबह खाने के बाद लेंगे, रात को, और सवेरे लेंगे खाने के पहले। खाने के ही नहीं, नाश्ते के भी पहले 40 मिनट, नाश्ता करने से 40 मिनट पहले। जी, आपने बताया कि त्रिफला 1, 2, 3 के अनुपात में बनावे हैं, तो आपने जो मुंबई वाली बात करी, तो मुंबई वाले भाई साहब को पहले आपने 1, 2, 3 के अनुपात वाला ये त्रिफला दिया, वो जब बराबर काम नहीं किया तो फिर आपने समकालीन दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये क्या प्रोसेस हुआ? हाँ, ये सवाल थोड़ा टेक्निकल है। इसमें हुआ क्या कि जब आंवले में हरडा, बहेड़ा और आंवले को 1, 2, 3 के अनुपात में हम रखते हैं तो आंवला ज्यादा है। आप निश्चित रूप से देखें, 3 मात्रा है, आंवला ज्यादा है। आंवला माने विटामिन सी का भंडार, आंवला माने कैल्शियम का भंडार,
आंवला माने ये, आंवला माने वो। तो अब जब बीमारी उनको रेडिएशन की थी तो ऑलरेडी उनके शरीर का विटामिन सी बढ़ा हुआ है, क्योंकि रेडिएशन से वो एक्स्ट्रा होता है। तो हमने देखा आंवला अगर मात्रा उनके साथ है तो वो काम नहीं कर पा रहा है इतना, जब 3 मात्रा का है, क्योंकि जो चीज पहले से बढ़ी है वो और बढ़ाएगा। तो फिर हमने इसको कम कर दिया, हरडे और बहेड़ा को बढ़ा दिया, तो सम हुआ, तो रिजल्ट तुरंत आ गया। तो ये रेडिएशन जैसे गंभीर बीमारियों में, कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों में इस तरह का उपयोग होता है आंवला, हरडे बहेड़े का बराबर मात्रा में। लेकिन बाकी जो साधारण बीमारियां हैं उनमें 1, 2, 3 ही रहता है, क्योंकि आपको कई जगह कैल्शियम की जरूरत है, विटामिन सी की भी। जितने लोग मोटे हैं उतना शरीर में विटामिन सी कम, जितने लोग मोटे हैं उतना कैल्शियम कम। तो कैल्शियम कम है, विटामिन सी कम है, तो मैं आपसे कहूंगा ही कि आंवला 3 मात्रा में लो तो वो बढ़े, तो बाकी चीजें कम हो। तो ये चक्कर है, ये थोड़ा टेक्निकल प्रोसेस है, आप लेकिन समझ जाएं, सरल भाषा में मैंने कोशिश की है बताने की। जी। In 1992, I went to Rajasthan. I studied Jainism. I have been following. I was 120 kg with top to bottom all diseases. Today, I am standing without any disease. I am 66. I am following 100% Swamiji's. I don't take idli, chapati or sugar. Particularly white sugar is nothing but carbon. Nothing but carbon. Carbon, charcoal koi खाएगा. The same way, the refined oil, nothing but again carbon. Asphalt, road ke डालेगा ना, tar, that is. So, what he said, I learned it in Rajasthan. I was 127 kilo. Now I am just 49 or 50 kilo without any disease. From top to bottom, including lung cancer and mouth cancer, I cured without any medicine, only by food, the Swamiji's food. I have to thank Jainism. But one sorry state, kindly all Jains follow, not attending here, follow it. Don't listen and forget it. All these things have to go into your heart and eat healthy, live healthy. Thank you. मेरे पास एक कागज में लिखा हुआ प्रश्न आया है, छोले की दाल और दही साथ में खा सकते हैं? आप ये देखो, छोला द्विदल है क्या? है तो नहीं। और खाना है तो तरीका मैंने बताया, दही गर्म करके बघार लगा के। तो जो भी चीज द्विदल है उसके साथ दही खाएं तो बघार लगा के, तब उसकी तासीर गर्म होती है, तभी खाएं। धन्यवाद। भागवत जी जिस फल को या जिस औषधि को सबसे ज्यादा बढ़ाई करते हैं, बखान करते हैं, वो मैंने बताया त्रिफला चूर्ण है। भागवत जी का यह कहना है कि पृथ्वी पर अगर कोई अमृत चीज है, अमृत तत्व है, तो वो ये त्रिफला है। त्रिफला में 3 फल हैं, आंवला है, बहेड़ा है, हरडे है। लेकिन जो महत्व की बात आपको समझने की है वो ये कि हर बहेड़ा, आंवला, इसको हमेशा 1, 2, 3 के अनुपात में ही उपयोग करें। भागवत जी ने त्रिफला उपयोग करने के लिए बोला है, लेकिन उसके साथ उन्होंने एक महत्व की बात जोड़ी है कि इसको अकेला कभी भी उपयोग ना करें, या तो इसमें गुड़ मिलाएं या तो इसमें शहद मिलाएं। अकेला उपयोग करना हो तो ज्यादा दिन ना करें, नहीं तो आपको कुछ कमजोरी सी महसूस होगी। ज्यादा दिन से मतलब 3 महीने के आगे ना करें। तो मैंने जो बताया, रात को अगर त्रिफला ले रहे हैं तो या तो आप दूध के साथ लें, पानी के साथ त्रिफला लेना माने अकेला त्रिफला लेना, ऐसा माना जाता है। दूध के साथ अकेला नहीं है, गुड़ के साथ अकेला नहीं है, और शहद के साथ अकेला नहीं है। त्रिफला में तीनों के बारे में मैंने कल थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। ऐसे ही भागवत जी कहते हैं त्रिफला जैसी ही एक वस्तु है, त्रिकटु है। फिर ऐसे कर करके उन्होंने पूरी 108 की सूची बताई है। अब मैं उसको विस्तार में नहीं जाना चाहता, क्योंकि थोड़ा समय कम पड़ रहा है मेरे पास, और मुझे आगे की कुछ बातें जो छूटी हुई हैं वो बतानी है। त्रिफला जैसी कुछ वस्तुओं के बारे में मैंने कल कहा था, जीरे के बारे में कहा था, आपको थोड़ा हींग के बारे में कहा था, अजवाइन के बारे में कहा था।
ऐसे ही अपने घर में एक बहुत अच्छी चीज है जिसके बारे में मैं कल छूट गया बोलना, लेकिन बोलना जरूरी है, वो है मेथी का दाना। भागवत जी कहते हैं कि अपने रसोई में आंवला, हरडे, बहेड़ा, इन तीनों के बाद कोई अच्छी चीज है तो अजवाइन, फिर उसके बाद बोला तो जीरा, फिर उसके बाद बोला तो हींग, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं सबसे अच्छी चीज है मेथी का दाना। इस मेथी के दाने के बारे में इसकी जो विशेषता है मेथी की, ये वात नाशक है और कफ नाशक है। वात और कफ, दो बीमारियों को जड़ से खत्म करने की शक्ति इस मेथी में है। मेथी पित्त को बढ़ाती है, वात को कम करेगी, कफ को कम करेगी, पित्त को बढ़ाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि मेथी उपयोग अगर आप करते हैं तो वात की बीमारियां खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से, और कफ की बीमारियां खत्म हो जाएंगी पूरी तरह से। पित्त की बीमारियां बढ़ सकती हैं क्योंकि मेथी पित्त को बढ़ाती है। तो जिन लोगों को पित्त की बीमारी पहले से है, उनके लिए विनती है कि वो मेथी का उपयोग ना करें। जिनको पित्त की बीमारी पहले से है वो मेथी का उपयोग ना करें। पित्त की बीमारी आप समझते हैं, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी होना, अल्सर होना, पेप्टिक अल्सर होना, मुंह में पानी आना, खाने का हजम नहीं होना, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद भी खाने का टेस्ट मुंह में रहना, डकारे आना वगैरह वगैरह, हिचकी आना, ये ज्यादातर पित्त से जुड़ी हुई बीमारियां। तो मेथी के लिए भागवत जी कहते हैं कि पित्त के रोगी छोड़कर वात और कफ के रोगी इसको भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। अब वात की बीमारियां अगर आपकी हैं, घुटने दुखना, कमर दुखना, कंधे दुखना, जोड़ों का दर्द, मेथी का उपयोग जरूर करें, जरूर करें। अब आप पूछेंगे जी मेथी का उपयोग करने का तरीका बहुत सरल बताया भागवत जी ने कि रात को 1 गिलास गुनगुने पानी में या गर्म पानी में 1 चम्मच मेथी दाना डाल दें, रात भर उसको रखें, सुबह उठकर मेथी दाने को चबा चबा के खाएं। चबा चबा के खाने का महत्व तो बहुत है। कई लोग मेथी की फंकी लेते हैं, पिसा हुआ मेथी होता है ना, उसकी फंकी लेते हैं, लेकिन फंकी का महत्व तो इतना नहीं है जितना चबाकर खाए हुए मेथी का है। क्यों? कारण उसका यह है कि जैसे ही मेथी आप चबाते हैं, लार बनना बहुत तेजी से शुरू होती है, क्योंकि मेथी का जो स्वाद है ना वो कटुक है, कषाय स्वाद है उसका। तो उस स्वाद की कोई भी चीज आप चबाएंगे बहुत तेजी से लार बनेगी, और वो लार मैंने आपको पहले ही बता दिया है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। इसलिए मेथी दाने को चबाकर खाने का असर बहुत गहरा और बहुत अच्छा होता है। तो आप मेथी दाना नियमित रूप से अपने घर में रखें, रसोई में रखें, उसका उपयोग करें। इस मेथी दाने के लिए एक बात वैसे मैंने महसूस की है, हमारे ज्यादातर घरों में अचार जितने भी बनते हैं सब में मेथी होती है ज्यादातर। तो आप भागवत जी की बात अगर मानते हैं और सुनते हैं तो जो भी अचार में मेथी है वो अचार नहीं है, औषधि है, दवा है। माने आप कभी भी अपने जीवन में ऐसे अचार खाने से परहेज ना करें जिसमें मेथी है। मेथी है तो जरूर खाएं, वो चाहे आम का अचार हो, चाहे कोई भी दूसरा, नींबू का हो, या जो भी अचार आप डालते हैं, अगर मेथी है तो जरूर उस अचार को आप खा सकते हैं। कुछ अचारों में मेथी के अलावा ये भी होती है, अजवाइन होती है। अगर अजवाइन है तो आप जरूर अचार खा सकते हैं, क्योंकि महत्व की बात जो आपको मैं समझाना चाहता हूं वो ये कि किसी भी अचार पर, किसी भी फल पर औषधियों का असर फल से ज्यादा होता है। जो विज्ञान की बात है वो ये कि आपने अचार डाला, तो मान लो आम का फल था, आम के फल का अचार डाला, अब इस पे मेथी पड़ गई या इस पे पड़ गया ये अजवाइन पड़ गई, तो अजवाइन और मेथी दो ऐसी औषधियां हैं जो दूसरे के प्रभाव को बहुत कम और अपने प्रभाव को बढ़ा देती हैं। तो कई लोग ऐसा घबराते हैं ना, मुझे अचार खाना तो अच्छा लगता है लेकिन खा नहीं सकता क्योंकि मुझे ऐसी तकलीफ है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर मेथी पड़ी हुई है किसी भी अचार में और आप वात के रोगी हैं या आपको कफ की तकलीफ है तो बेझिझक वो अचार खाइए, तो अचार के साथ मेथी जाएगी। और अचार में पड़ी हुई मेथी का असर पानी की मेथी से कई गुना ज्यादा हो जाता है।
मैंने जो मेथी आपको बताई वो पानी में रात को डाल के सुबह खाना, इसका जितना असर है, लेकिन अचार में डाली हुई मेथी का असर इससे कई गुना ज्यादा है, क्योंकि अचार में ये मेथी 5-6 महीने साल भर पड़ी रहती है। मेथी के बारे में बागवती जी कहते हैं कि तेल में मिलाकर अगर आपने इसको रख लिया तो बात वही है कि अचार में तो तेल भी है, बिना तेल के अचार नहीं है। अब मेथी उसमें डल गई तो आप समझ लीजिए कि इसकी शक्ति जो काम करने की है वो 20 गुनी ज्यादा होती है, कम से कम 20 गुनी ज्यादा होती है। तो इसलिए अचार में पड़ी हुई मेथी जितनी पुरानी होती जाएगी आपको उतनी ही लाभकारी है। और ठीक यही बात उन्होंने अजवाइन के लिए लिखी है कि अजवाइन अचार में पड़ गई है तो आप समझ लो कि वो बहुत गुनी बढ़ गई है। अब मैं ये दूसरे तरह से सोचता हूं कि हमारे घर में जो माताएं बहनें हैं वो कितनी वैज्ञानिक हैं कि अचार के रूप में मेथी को या अजवाइन को इस तरह से डालती हैं। वो अनजाने में कितना बड़ा विज्ञान का काम कर रही हैं। जानकर करें तो आप सोचो कितना गर्व हो, कितना गौरव हो, लेकिन अनजाने में वो कर रही हैं। तो ये बात मैं विशेष रूप से आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जिस घर की माताएं अचार बनाना जानती हैं वो बहुत वैज्ञानिक है। भले उन्होंने अपनी मां से सीखा हो या दादी मां से सीखा हो या नानी मां से सीखा हो, अनजाने में आपने एक ऐसी चीज सीख ली है जो दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर नहीं जानते। कोई भी MBBS MD डॉक्टर से पूछ के देख लीजिए, उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और चूंकि वो जानता नहीं है तो अनजाने में कह देता अचार मत खाओ जी, हाँ नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसको ये मालूम नहीं है कि मेथी दाने का अचार है, अजवाइन का अचार है, जीरे का अचार है। तो ये जीरा है, मेथी दाना है, अजवाइन है, हींग का अचार एक बनता है। तो भागवती जी कहते हैं कि जितने तरह के फलों के अचार हम बनाते हैं उसमें आयुर्वेदिक औषधि अगर पड़ गई है तो वो फल का असर कम है, औषधि का असर ज्यादा है। और आयुर्वेद की औषधियों को कुछ विशेष कॉम्बिनेशन में तेल के साथ अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो असर सबसे ज्यादा है। माने भागवत जी के हिसाब से अचार आप जरूर खाएं, लेकिन इसमें उन्होंने बोला है कि अचार महत्व की बात है कि उसमें या तो मेथी हो, या तो अजवाइन हो, या तो जीरा हो, या तो हींग हो, दालचीनी हो, जो भी है, औषधि के बिना अचार ना खाएं। ये है उनका सूत्र। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो हमारे रसोई घर में एक चीज के बारे में बहुत बखान करते, माने बहुत बढ़ाई करते। वो ये कहते हैं कि जो लोग खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर, वो जिंदगी भर वात के रोगी होंगे नहीं। जो खाने के बाद पान खाते हैं चूना मिलाकर, वो जिंदगी भर वात के रोगे होंगे नहीं। माने चूना वो बोलते हैं सबसे बेहतरीन वातनाशक औषधि है। मेथी का दाना तो है ही, चूना उससे थोड़ा 1 डिग्री ऊपर है। मेथी दाने से चूना सबसे अच्छी वातनाशक औषधि है। चूने के बारे में भागवत जी का बहुत रिसर्च है, बहुत रिसर्च है। और वो ये कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई प्रचंड मात्रा में अद्भुत ऐसी चीज है जो आपके वात के सब रोगों को दूर करेगी। माने घुटने दुखते हैं, कमर दुखती है, कंधा दुखता है, चूना खाइए। फिर वो कहते हैं कि इतना ही नहीं, शरीर में कैल्शियम जो है ना, कैल्शियम ये एक घटक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट इसको कह सकते हैं अंग्रेजी में, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये कैल्शियम के बारे में जो गंभीर बात है आज के विज्ञान के हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूं, भागवत जी ने तो 3500 साल पहले कह दिया, आज का विज्ञान उसको प्रूव कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। वो ये कि कैल्शियम की कमी अगर शरीर को है तो आपको 20 नहीं 50 बीमारियां आएंगी। कैल्शियम की कमी अगर है शरीर को तो 50 बीमारियां आएंगी। क्या क्या आ सकता है? हर तरह का दर्द आपको होगा, हर तरह का, मांसपेशियों का दर्द, हड्डियों का दर्द, सब तरह का। हड्डियों की जितनी विकृतियां हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। हड्डियों के जितने रोग हैं वो सब कैल्शियम की कमी से आएंगे। फिर वो कहते हैं कि रक्त के बहुत सारे रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं, रक्त के रोग, खून की बीमारी। फिर वो कहते हैं कि बहुत सारे कफ के रोग कैल्शियम की कमी से आते हैं। तो कैल्शियम कम नहीं होने देना चाहिए।
जो विज्ञान आज का कहता है, आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि कैल्शियम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसके शरीर में रहने पर ही दूसरे सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। ये 12-15 साल का रिसर्च है, एक वाक्य में मैंने खत्म कर दिया। कैल्शियम की उपस्थिति में ही बाकी सभी सूक्ष्म पोषक तत्व उपयोगी होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको शरीर में विटामिन सी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन ए का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, विटामिन बी का असर देखना है तो कैल्शियम चाहिए, अगर विटामिन डी का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, विटामिन के का असर देखना है तो भी कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन अच्छे से आपके शरीर को काम में आए तो कैल्शियम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स ठीक से आपके शरीर को मदद करे तो कैल्शियम चाहिए, फैट्स आपके शरीर में डिसॉल्व होते रहें और जहां जरूरत है वहां लुब्रिकेशन में मदद करते रहें तो कैल्शियम चाहिए। माने समझ लीजिए कि कैल्शियम अगर नहीं है तो शरीर में सब कुछ बीमारियां आने ही वाली हैं। इसलिए कैल्शियम की उपलब्धता शरीर को होनी ही चाहिए। अब इसके बारे में बागवती जी कहते हैं, आधुनिक विज्ञान ने अभी प्रूव किया, बागवती जी पहले ही कह गए कि हमारे शरीर की 40 वर्ष की उम्र तक, 40 से 45 वर्ष की उम्र तक जो कुछ भी हम खा रहे हैं इसी में से हमको कैल्शियम मिलता रहता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम आप जानते हैं दूध में है, दूध, फिर दूध के बाद दही, दही के बाद मट्ठा, मट्ठे के बाद मक्खन, मक्खन के बाद घी, इन सब में भरपूर कैल्शियम है। फिर आपने खाया संतरा, मौसम्मी, नारंगी, अंगूर, द्राक्ष, जो भी खट्टे फल, आम वगैरह वगैरह, सब में कैल्शियम भरपूर मात्रा में है। फिर सबसे ज्यादा कैल्शियम फलों में माना जाता केले में है। केला भरपूर खाना चाहिए क्योंकि कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है और आसानी से हजम होता है। तो ऐसे जो फल हैं इनका जो कैल्शियम है ये 40-45 साल तक हमें आसानी से मिलता रहता है, क्योंकि शरीर की जो बायोकेमिस्ट्री है 40-45 साल तक एकदम दुरुस्त और तंदुरुस्त रहती है। जठर अग्नि भी तीव्र रहती है, बाकी सब फंक्शन ठीक है। लेकिन जैसे ही 45 की उम्र खत्म होती है, माताओं को यह बात विशेष रूप से कह रहा हूं, बहनों को, माताओं को, जैसे ही आपकी 45 की उम्र पूरी होती है और आपका मेंसेस साइकिल बंद होता है, मासिक धर्म आपका बंद होता है, उसी समय आपको कैल्शियम हजम होना कम होना शुरू होता है। आप कितना भी ये सब चीजें खाएं, केला भी खाएं, ये भी खाएं, लेकिन कैल्शियम उतना पूर्ति नहीं करता, क्योंकि कैल्शियम को शरीर में डाइजेस्ट कराने वाला जो हार्मोन है वो तभी तक आपको है जब तक आपकी मासिक चक्र की शुरुआत है। मासिक चक्र बंद होते ही ये हार्मोन कम होता है। आप जानते हैं कई हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो कैल्शियम डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। तब आपको जरूरत पड़ती है कि बाहर से कैल्शियम लें। इसलिए सब माताएं इस बात को ध्यान दें और इसको गांठ बांध लें कि 45 की उम्र होते ही चूना खाएं, क्योंकि अतिरिक्त बाहर से कैल्शियम उसी से मिलेगा। चूना जरूर खाएं आप सबके लिए, और आपको भी है चूना खाएं, क्योंकि आपकी उम्र भी 45 की जब पूरी होगी तो ये जो कैल्शियम है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है जो फलों से और सब्जियों से आ रहा है, कुछ अतिरिक्त चाहिए। और चूंकि बाकी सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम की उपस्थिति में ही काम आएंगे, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। तो शायद इसलिए इस देश में एक परंपरा विकसित हुई है पान खाने की। ये पान खाने की परंपरा बहुत वैज्ञानिक है, बहुत ही वैज्ञानिक। जिसने भी शुरू की वो बागवट का पक्का चेला रहा होगा, बहुत समझकर उसने ये शुरू की। और ये अद्भुत है। अद्भुत मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारत की सब जातियों में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम ये परंपरा है। कहीं भी चले जाओ, आप सिक्किम में चले जाओ, अरुणाचल में चले जाओ, वो भी पान खाते हैं। और आप धुर दक्षिण में आ जाओ तो यहां भी है, उत्तर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो ये पान खाना भारतीय सभ्यता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। बस ध्यान इतना ही रखिए कि पान जो है चूने का ही खाना है। पान जो है चूने का ही खाना है। पान कभी भी कत्थे वाला ना खाएं,
क्योंकि कत्था आपके लिए उतना उपयोगी नहीं है। कत्था स्वाद के लिए आप उपयोग करते हैं, चूना औषधि के लिए उपयोग करते हैं। ये बात मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, आज फिर से इसलिए कह रहा हूं कि कुछ नए चेहरे मैं देख रहा हूं। कल बहुत सारे नए और आज भी बहुत सारे नए चेहरे आए हैं। अब वो ये जरूरी बात से वंचित रह जाए, इसलिए मैंने ये दोबारा से कहा है। तो आपके रसोई में मेथी दाना हो गया, चूना हो गया, पान हो गया, फिर पान के बाद आपको जीरा, हींग वगैरह वगैरह, अजवाइन, ये सब हो गई। ऐसी कुल 108 औषधियां हैं। गरीब से गरीब आदमी की रसोई में ये औषधियां हैं, इनका भरपूर उपयोग करिए। एक औषधि के बारे में भागवत जी कहते हैं और भी महत्व की है, दालचीनी। दालचीनी के बारे में भागवत जी कह रहे हैं कि वायु के जितने भी प्रकोप हैं, जैसे दमा, अस्थमा, ये वायु की बीमारियां, अस्थमा, दमा, वात की बीमारियां वायु की, तो इनको खत्म करने में या समाप्त करने में या इन बीमारियों को ठीक करने में बड़ी मदद करता है दालचीनी। और दालचीनी के बारे में भागवत जी कहते हैं कि ये दमा, अस्थमा, इनको तो खत्म करेगा ही, वात के सब रोगों को खत्म करेगा, कफ के रोगों को भी खत्म करता है। कफ के रोग आप समझते हैं, खांसी है, सर्दी है, जुकाम है, मोटापा है, वजन बढ़ना, ये सब कफ के रोग हैं। तो इनमें भी दमा जैसी बीमारियों जितना असर है दमा पे, उतना ही इस पर भी है कफ की। तो दालचीनी का भी उपयोग आप कर सकते हैं आपकी बीमारी के हिसाब से। दालचीनी आप सब जानते हैं, आसानी से आपको पहचान में भी आती है। बस उसका उपयोग करते समय ध्यान रखें कि ये ज्यादा उपयोगी है पाउडर के रूप में। कई बार मैंने देखा है भोजन बनाते समय हम दालचीनी का पत्ता डाल देते हैं या उसकी वो जो छाल जैसी है वो डाल, वो उतना उपयोग नहीं आता जितना पाउडर करके वो उपयोग में आता है। और दालचीनी के बारे में भागवत जी कहते हैं कि इसको अगर उपयोग कर रहे हैं तो आप गुड़ के साथ इसको खूब घिसिए, रगड़िए, ऐसे 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 खूब अच्छे से गुड़ मिले, फिर खाइए, फिर पीछे से थोड़ा गर्म पानी पीजिए, अद्भुत परिणाम। और अगर आप शहद ले सकते हैं तो शहद के साथ तो इसका